तो आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के साइंस का 80 ऐसे बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में सीधा देखने को मिलेंगे। इसमें से प्यारे बच्चों 70 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सीधा बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 5 से 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको मतलब न देखने को मिले, मतलब फिर भी थोड़ा बहुत चांस है कि इसीलिए मैं आपके लिए 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ। पर इसमें से 70 ऐसे बीबीआई ऑब्जेक्टिव जो डायरेक्ट एकदम बोल रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम 2026 में यही का यही क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम से एकदम लिंक हो गया है। ठीक है ना, एकदम लीक हो गया है पेपर। आप जल्दी से इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना, जल्दी से याद कर लीजिए। और जब भी एग्जाम आपका 2026 में जैसे ही बोर्ड एग्जाम आएगा उस टाइम आप हल्का मचा दीजिए। साइंस में एकदम गर्दा कर दीजिएगा, 80 में 80 मार के एकदम गर्दा करके आइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो बच्चा अगर इसको नहीं देखेगा बहुत पछताएगा बाद में, क्योंकि ये वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो भी 80 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यही कि यही बोर्ड एग्जाम आपके बोर्ड में एकदम यही का यही छपेगा, पेपर में यही छपेगा। तो इसलिए साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। और बाकी जो भी सब्जेक्ट और भी बच रहे जैसे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ ऐसे जो भी बच रहा है इसका भी वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा जो 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। ठीक है ना, तो आप जरूर से इस क्लास को देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप कीजिएगा तो फिर आपका लॉस हो जाएगा, बहुत नंबर लॉस हो सकता है। तो इसलिए आप इसको पूरा फुल देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैसे ही आपके पास पहुंचे आप उसी टाइम अपना इस वीडियो को देख लीजिएगा और याद कर लीजिए क्वेश्चन। अगर आप इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों, अगर आप इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे आपको इसका पीडीएफ नोट्स मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं इसको बताऊंगा कि आपको कैसे इसका पीडीएफ नोट्स मिलेगा। आइए प्यारे बच्चों, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो इस क्लास को एक लाइक जरूर से कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहले इस क्लास को शेयर कर दीजिए। शेयर करने का ये फायदा है कि आपके दोस्त सभी भी इस बोर्ड एग्जाम 2026 में 450 प्लस ला सकते हैं। 450 प्लस का टारगेट जो भी बना है ये जो भी बच्चे हैं ये अचीव कर सकते हैं। यही एक बोर्ड है जहाँ पे देखिए पेपर वायरल हो चुका है। ठीक है ना, अगर आप अभी नहीं देखते हैं तो फिर बाद में बहुत पछताइएगा। तो इससे अच्छा है कि आप देख लीजिए पूरा क्लास को और इसका पीडीएफ नोट्स लेने के लिए आप अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा कि इसका पीडीएफ नोट्स आपको कैसे मिलेगा। आइए प्यारे बच्चे, बिना देर के इस क्लास को शुरू करते हैं। आपका देखिए प्रश्न संख्या 1 कर रहा है, साइंस का प्रश्न संख्या 1 है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसी उत्तल लेंस का, तो उत्तल लेंस का याद रखिएगा हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है। ऑप्शन ए याद रखिएगा, ठीक है ना, आपको याद रहेगा ना, उत्तल लेंस की हमेशा फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। अगर अवतल की पूछे तो अवतल की ऋणात्मक होगी, उत्तल की पूछे तो धनात्मक और अवतल की पूछे तो ऋणात्मक। याद रखिएगा प्यारे बच्चे, बहुत ही ये बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए 2 नंबर प्रश्न है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों के पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे? बोल रहा है किसी शब्दकोश में कहीं शब्दों का भंडार है, ठीक है ना, वहाँ पे छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी एक अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी एक उत्तल लेंस, 5 सेमी फोकस दूरी एक अवतल लेंस। इनमें से कौन से आप फोकस दूरी मतलब किस लेंस का प्रयोग करेंगे? जब आपको छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ना होगा तो आप किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो याद रखिएगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस का। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर वाले जो भी लेंस है उत्तल लेंस 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले का क्या करेंगे हम लोग? प्रयोग करेंगे। प्यारे बच्चे ये देखिए आपके लाइफ में स्टाइल में भी बहुत इसका मायने रहता है, तो आपके इस मतलब जीवन में भी इसका बहुत जगह यूज कर सकते हैं। तो आप अपने कम से कम नॉलेज के लिए भी तो पढ़ सकते हैं ना। बोर्ड एग्जाम के लिए अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो नॉलेज के भी लिए पढ़ सकते हैं। किसी को भी भेज दीजिए, जो भी आपके भाई बहन, जो भी छोटे बड़े भाई बहन हैं उनके पास भेज दीजिए और बोलिए कि इसका अध्ययन आपको करना जरूरी होता है। आइए अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है। ये तो 100% आएगा, ये लिख के दे रहे हैं कि एकदम बोर्ड एग्जाम में आएगा कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर उत्तल लेंस। क्या लगा रहता है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण। क्या लगा रहता है? इतना तो याद रखिएगा, दर्पण ही लगा रहता है, लेंस नहीं लगा रहता है। और कौन सा दर्पण? तो उत्तल दर्पण। कौन सा प्यारे बच्चों? उत्तल दर्पण। याद रखिएगा ये सब जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ एकदम 100% है कि आएगा,
कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा। ये 100% वायरल पेपर है, तो आप इसको ज़रूर से देखिए और पूरा मज़ा कीजिए। देखिए आपका एकदम 80 में 80 मार्क आइएगा, ठीक है ना। जो 20 नंबर का तो प्रैक्टिकल होता है, 20 में 20 नंबर मिल ही जाएगा, 18-20 नंबर जो भी, और इसमें 80 में 80 एकदम ठोक के आइएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति समतल दर्पण और 4 मीटर पर सेकेंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? देखिए 4 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कितने मीटर पर सेकेंड से वो आता रहेगा प्यारे बच्चों? कितने मीटर? तो याद रखिएगा कितना, 8 मीटर। कितना? 8 मीटर पर सेकेंड। कितना? 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? एकदम 100% करेक्ट आंसर है, 100%, ठीक है ना। एकदम यही आएगा क्वेश्चन एकदम बोर्ड एग्जाम में। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न, अरे भाई देखिए ये कितना ऑब्जेक्टिव, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया। ये सब ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ ना, जो आपके सीधे बोर्ड एग्जाम 2026 में एकदम 100% देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई नहीं बताता है। याद रखिएगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो पहला है निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दीर्घ, या फिर दीर्घ वैश्यत। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी जब बढ़ जाती है तो आंख में कौन सा लेंस, तो दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। कौन सा? दीर्घ दृष्टि दोष क्या हो जाएगा? आपके आंख में उत्पन्न हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर है, दूर दृष्टि वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगा रहता है। जब दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में जिसका प्रयोग होता है उसमें क्या लगा रहता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, या फिर बाइफोकल लेंस। कौन सा लेंस लगा रहता है जिसको दूर स्थित वस्तुओं को देखना होता है? तो उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। क्या रखिएगा? याद रखिएगा ना, उत्तल लेंस। याद रहेगा उत्तल लेंस। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा, उत्तल लेंस लगा रहता है। प्रश्न संख्या 7 है, विद्युत आवेश की इकाई है। देखिए ये भी सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। विद्युत आवेश की इकाई, विद्युत आवेश की इकाई क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन आपका देखिए क्या क्या है, कूलाम है, वोल्ट है, एम्पियर, या फिर इनमें से कोई नहीं। विद्युत आवेश का इकाई, विद्युत आवेश का इकाई क्या होता है? तो याद रखिएगा कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। ऑप्शन ए याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कूलाम क्या होता है? विद्युत आवेश का इकाई होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रहेगा ना प्यारे बच्चों, विद्युत आवेश का इकाई मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? इकाई मात्रा कूलाम। ऑप्शन नहीं याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामांकन किसने किया था? यह नामांकन किसने, कौन किए थे? विद्युत आवेश ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ये आपको 12th में भी देखने को मिलेगा, धन आवेश और ऋण आवेश, ठीक है। धन आवेश किसे कहते हैं और ऋण आवेश किसे कहते हैं, ये सब 12th में मिलेगा। तो ये कौन कहे थे? कूलाम कहे थे, कूलाम साहब, थेल्स साहब, या फिर सर टाइम्स ब्राउन, या फिर जेम्ब्राइम फ्रैंकलिन। कौन कहे थे? जो मतलब धन आवेश ऋण आवेश होता है, आवेश का प्रकार, ये कौन कहे थे? 2 प्रकार का होता है। तो कौन कहे थे? याद रखिएगा, बेंजामाइन फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन कौन कहे थे? बेंजामाइन फ्रैंकलिन। ऑप्शन डी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक एक पदार्थ को 1 कूलाम धन आवेश में आवेशित किया जाता है। इस आवेशन में पदार्थ इलेक्ट्रॉन निकल गए, उनकी संख्या है 6.25 इंटू 10 का पावर 18, 1.6 इंटू 10 का पावर -19, 6 इंटू 25 इंटू 10 का पावर 19, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 6.25 इंटू 10 का पावर 18 होता है। क्या होता है? 6.25 इंटू 10 का पावर 18 होता है। ऑप्शन ए याद रहेगा ना, ऑप्शन ए याद रखिएगा। ऑप्शन ए कमेंट कीजिए तो फटाक 9 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट, ये नंबर राइट है। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर संचालित किया तब इसके द्वारा उपयुक्त कितनी होती है? उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? उपयुक्त शक्ति पूछा गया है। क्या पूछा गया है प्यारे बच्चों? शक्ति पूछा गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी 50 वाट। कितना? क्योंकि 100 का आधा क्या हो जाएगा? 100 का आधा कितना होता है? 50, तो 50 वाट। इसका आधा कर देना, सिर्फ आधा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 का है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना है, क्या है घटना इसकी? तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, या फिर किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कारण चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न करने की प्रक्रिया, या फिर कुंडली तथा चुंबक के अपेक्षित गति के कारण कुंडली में
प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना या फिर किसी विद्युत मोटर की कुंडली में घूर्णन करने की प्रक्रिया, इनमें से कौन आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना पर कौन आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर कौन आधारित है? तो याद रखिएगा, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी नंबर 100% करेक्ट हो जाएगा। सी नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र के सिद्धांत आधारित है सब किसमें? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, प्रेरित धारा पर, या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रेरित चुंबकत्व पर। विद्युत जनित्र का सिद्धांत, विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है पूछा गया है। तो किस पर आधारित है? याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 नंबर। प्रश्न 13 है लघुपतन के समय, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघुपतन के समय, जब लघुपतन होता है उस समय विद्युत धारा का मान क्या रहता है प्यारे बच्चों? विद्युत धारा का मान क्या रहता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है और नियंत्रित परिवर्तित होता रहता है। जब लघुपतन होता है तो लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का मान बढ़ गया है, मान क्या हो गया? बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रहेगा ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रतिक्रिया PbO प्लस C डैश Pb प्लस CO, इसका मतलब क्या होता है? POB ऑक्सीकृत या फिर C ऑक्सीकरण या फिर C अवकरण, निम्न में से कौन सही है? प्रतिक्रिया POB प्लस C बराबर क्या होगा? PB प्लस CO, मतलब निम्न में से कौन सा अभिक्रिया सही है? कौन सा अभिक्रिया सही है? तो याद रखिएगा C एक अवकारक है। क्या है? C एक यहाँ पे क्या हो जाएगा? अवकारक हो जाएगा। C क्या हो जाएगा? एक अवकारक। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर याद रखिएगा 100% करेक्ट है। फिर है निम्न धातुओं में कौन NaOH विलयन से H2 देता है? निम्न में से कौन धातु NaOH विलयन से H2 देता है? H2 देता है MgCuAl या फिर Ag, निम्न में से कौन H2 देता है? NaOH में से विलयन में से H2 देता है, ठीक है ना। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा एल्युमिनियम। क्या होता है? एल्युमिनियम क्या करता है? NaOH में विलयन में से H2 को क्या करता है? दे देता है, मतलब निकाल देता है। ऑप्शन सी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, यदि विलयन का pH 13 है तो इसका अर्थ क्या होगा? यह कैसा विलयन होगा? क्षीर अम्लीय, क्षीर भास्मिक, प्रबल अम्लीय या फिर प्रबल भास्मिक। पहले तो याद रखिए, जब 13 से अधिक होता है तो क्या कहलाता है? जब विलयन का मान 13 से अधिक होता है तो क्या कहलाता है? तो क्या हो जाएगा? प्रबल भास्मिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रबल भास्मिक। ऑप्शन डी याद रखिएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र बताइए। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र बताइए। अणु सूत्र हम ये आपको क्वेश्चन पहले भी करा चुके थे। ऑप्शन ए है P2, P3, P4। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है? P4 होता है। क्या होता है? P4 होता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर है। फिर पीतल में रहता है, पीतल में क्या रहता है? Cu प्लस SN, Cu प्लस Zn प्लस Pb या फिर Sn प्लस Pb। ये भी क्वेश्चन हम 18 नंबर वाला भी क्वेश्चन हम आपको पहले करा चुके हैं। तो पीतल में पूछा है क्या रहता है? पीतल में क्या रहता है? Cu प्लस Zn। क्या रहता है प्यारे बच्चों? Cu प्लस Zn रहता है। ऑप्शन बी याद रहेगा ना। ऑप्शन बी जहाँ भी मिले एकदम टिक कर दीजिएगा। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है धातु की प्रकृति को थी, धातुओं की प्रकृति कैसी है? विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन या फिर इनमें से कोई नहीं। धातु कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा विद्युत धनात्मक होते हैं। धातु में भी क्या होता है? विद्युत मतलब आ सकती है, इलेक्ट्रॉन जो लाइट होता है वो उसमें आने का पूरा संभावना रहता है, आ सकती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 20, चुंबकीय अशुद्ध को किस प्रकार दूर किया जाता है? चुंबकीय अशुद्धिकरण को किस प्रकार दूर किया जाता है? फेन प्लावन विधि द्वारा, वान आरेखन विधि द्वारा, गुरु पृथक्करण विधि द्वारा या फिर चुंबकीय विधि द्वारा। पूछ रहा है चुंबकीय अशुद्धिकरण को किस प्रकार दूर किया जाता है? जो चुंबकीय अशुद्धिकरण होता है तो किस प्रकार? चुंबकीय विधि द्वारा। चुंबकीय अशुद्धिकरण है तो चुंबकीय विधि द्वारा होगा। एकदम ऑब्वियसली बात है कि चुंबकीय विधि द्वारा क्या होगा? इसको दूर किया जा सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्बन यौगिक का आवश्यक तत्व है। कार्बन यौगिक का आवश्यक तत्व क्या है? CsP या फिर H। कार्बन यौगिक का आवश्यक तत्व 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन यौगिक का आवश्यक तत्व क्या होता है प्यारे बच्चों?
तो याद रखिएगा सी क्या होता है, सी कार्बन तत्वों का आवश्यक, कार्बन यौगिक का आवश्यक तत्व क्या होता है, सी कार्बन होता है। क्या हो जाएगा, सी। अकीर्य तत्व है, अकीर्य तत्व हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडॉन, रेडॉन। क्या होता है, हीलियम। तो हीलियम क्या हो जाएगा, अकीर्य तत्व है। क्या हो जाएगा, हीलियम क्या हो जाएगा, अकीर्य तत्व है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडॉन, रेडॉन, चार को क्या होता है, भले 6 को क्या होता है, अकीर्य तत्व होता है। अकीर्य गैस जिसको माना जाता है। तो इसमें से सिर्फ एक हीलियम क्या है, एक अकीर्य तत्व है। ऑप्शन बी याद रखेंगे आप, ऑप्शन बी याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 का 100% बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, एल्किन श्रेणी के यौगिक का सामान्य सूत्र होता है। एल्किन श्रेणी के, जो एल्किन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n, CnH2n+2, CnH2n-2, CnH2n+1। एल्किन श्रेणी का यौगिक सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्किन यौगिक का सामान्य सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा आप, क्या होता है, Cn+H2n। Cn+H2n क्या होता है, एल्किन यौगिक का सामान्य सूत्र, मतलब नॉर्मली नेम होता है, मतलब सामान्य सूत्र होता है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 24 नंबर, अपमार्जक बनाने में उपयोग किसका होता है। अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग होता है, ईथर का, कास्टिक पोटास का, एल्कोहल का, या फिर गंध कमल का। अपमार्जक बनाने में किसका प्रयोग होता है प्यारे बच्चों, अपमार्जक बनाने में 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपमार्जक बनाने में एल्कोहल का प्रयोग होता है। क्या होता है, एल्कोहल। और शराब बनाने में भी एल्कोहल का प्रयोग होता है, ठीक है ना। अपमार्जक हो जाए या फिर शराब हो जाए, दोनों को बनाने में एल्कोहल का प्रयोग होता ही होता है। प्रश्न संख्या 25 से, आवर्त सारणी के BIIA के तत्व है। आवर्त सारणी में BI मतलब कि इसका कौन सा तत्व है, हेलोजन कहलाते हैं। धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करते, निष्क्रिय गैस की अपेक्षा 2 इलेक्ट्रॉन कम रखती है, या फिर अज्ञात तत्व है। आवर्त सारणी के इतने डैश के तत्व है, आवर्त सारणी के डैश के तत्व क्या हो जाएगा, 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैलोजन कहलाता है। ये हैलोजन परिवार के क्या है, तत्व रहते हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, 100% करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर प्रकृति के बारे में क्या कथन सत्य है। जब हम लोग बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, जब लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो कौन सा कथन सही है, तत्व की धात्विक प्रकृति घटती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन में त्याग करते हैं, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है कौन सा कथन जो सही है, तो कौन सा कथन है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। परमाणु जो होते हैं आसानी से इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, त्यागीकरण करते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है, प्रोटीन, कार्बोज, विटामिन, या फिर वसा। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, कार्बोज कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कार्बोज। ऑप्शन बी याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्रकाश संश्लेषण से हम लोग को मिलता है उसको क्या बोलते हैं, कार्बोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोज। फिर अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु कहाँ पे निषेचित होता है, योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन नलिका में, या फिर अंडाशय में। जो अंडाणु हो, निषेचन की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है, निषेचन की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है, पूछा गया है। तो निषेचन की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है, फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब, यानी कि फैलोपियन नलिका में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, 100% करेक्ट हो जाएगा। जो जब निषेचन की क्रिया, मतलब जब जो शुक्राणु और अंडाणु आके कहाँ पे मिल जाते हैं, निषेचन में आके मिलते हैं, तो क्या यहीं पे निषेचन की क्रिया क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, जो होती है कंप्लीट, मतलब कि क्या हो जाती है, मतलब कंप्लीट हो जाती है। निषेचन की क्रिया संपूर्ण हो जाती है, फैलोपियन ट्यूब में क्या हो जाती है, संपूर्ण हो जाती है। प्रश्न संख्या 29 से, श्वसन क्रिया होती है। श्वसन कैसी क्रिया होती है, साइटोप्लाज्मा के में काम करती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, या फिर हरित लवक में। श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन की क्रिया कैसी होती है प्यारे बच्चों, श्वसन की क्रिया कैसी होती है, याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कैसी होती है, कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचलित एवं अनुसंचलित दाब होता है। प्रंचलित और अनुसंचलित दाब क्या होता है, मतलब बीपी का जो मान क्या होता है प्यारे बच्चों, बीपी का मान पूछा गया है। तो 120/80, 80/120, 80/100, या फिर 72/100, 72/80। देखिए बीपी का जो मान क्या होता है, 120/80 होता है। क्या होता है, 120/80, ठीक है ना। ऑप्शन ए में आपका क्या दिया है, बीपी का मान, वही पूछा गया। पंकुचन एवं अनुथिलीन दाब होता है, मतलब कि बीपी का मान क्या होता है, तो 120/80 याद रखिएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका,
ई नंबर आपका क्या हो जाएगा, एकदम 100% करेक्ट हो जाएगा। आपको घबराने की दिक्कत नहीं है, एकदम मैं जो भी बताऊंगा, जो भी क्वेश्चन बताऊंगा जिसका आंसर एकदम 100% सही के साथ बताऊंगा, ठीक है ना। 100% ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 से पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव है, किसके वजह से पत्तियां मुरझा जाती है, सूख जाती है। तो जिरेलिन द्वारा, साइटोकिनिन द्वारा, या फिर एब्सिसिक द्वारा अम्ल द्वारा, या फिर इनमें से सभी के द्वारा। पत्तियां किसके द्वारा मुरझा जाती है, मतलब सूख जाती है, पत्तियां किसके द्वारा, तो याद रखिएगा एब्सिसिक अम्ल के द्वारा। एब्सिसिक अम्ल क्या होता है, एब्सिसिक अम्ल एक ऐसा अम्ल होता है जिसके द्वारा क्या होती है, पत्तियां के जो हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं, संभव हो जाते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाला उपयोग किया जाता है, नियंत्रक फल बेचने वाला में उपयोग किया जाता है। एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन अम्ल, इथालिन अम्ल, या फिर आसन अम्ल। कौन सा पादप जो होता है नियंत्रित रूप से फल बेचने वालों के द्वारा उपयोग किया जाता है, जो फल बेचते हैं उनके द्वारा उपयोग किया जाता है। तो कौन सा जो पादप होता है, तो क्या होता है, इथालिन होता है, इथाइलिन होता है, क्या होता है, इथाइलिन। ऑप्शन सी याद रखिएगा ना। इथाइलिन क्या होता है, पादप जो ये नियंत्रण करने वाले फल बेचने वाले के द्वारा उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इथाइलिन हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से कार्बनिक यौगिक में कार्बनों की संयोजकता होती है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है प्यारे बच्चों, कार्बन यौगिक में कार्बनों की संयोजकता 2 गो, 4, 6 या फिर 8। तो ये कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, पर ये बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कितना बहुत वीवीआई, तो कितना होती है 4 गो, कितना हो जाएगा 4 गो कार्बन होता है, कितना होता है, कार्बन यौगिक में कार्बनों की संयोजकता कितनी होती है 4 गो, कितना होता है 4 गो। ऑप्शन बी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है प्रश्न संख्या 24, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है, एड्स रोग का प्रमुख कारण असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी, या फिर पोषण की कमी। तो याद रखिएगा एड्स कब होता है, जब आप किसी अनजान व्यक्ति से संपर्क करते हैं, ठीक है ना। असुरक्षित यौन संबंध मतलब असुरक्षित है, कोई व्यक्ति ठीक नहीं है मतलब सुरक्षित नहीं है, मतलब असुरक्षित है, मतलब उसका तबीयत खराब है और आप उससे क्या कर लिए, यौन संबंध कर लिए, तो क्या हो सकता है, आपको एड्स की बीमारी हो सकती है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 35 की तरफ बढ़ते हैं। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख में किस प्रकार के अंग के उदाहरण होते हैं, चमगादड़ एवं पक्षी के जो पंख होते हैं किस प्रकार के अंग होते हैं, समरूप, समजात, वंशागुणत, या फिर जीवाश्म। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग कहलाते हैं, किस प्रकार के अंग कहलाते हैं प्यारे बच्चों। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो चमगादड़ और पक्षी के पंख होते हैं वो समजात अंग होते हैं, क्या होते हैं, समजात, मतलब लगभग सेम सेम होते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखिएगा, समजात अंग। अगला प्रश्न है, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल संरचना में तो समानता होती है, किंतु कार्यों के अनुसार उसकी बाह्य रचनाएं परिवर्तन हो जाती है, ऐसे अंग को क्या कहते हैं, ऐसे अंग को क्या कहते हैं। देखिए 36 नंबर कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, क्या कितना आसान क्वेश्चन, तो ये याद रखिएगा, समजात अंग क्या कहलाता है, समजात अंग। जो समान हो गया वो समजात अंग क्या हो जाएगा, समान। देखिए मूल रूप समानता होती है, मतलब मूल रूप क्या होती है, समान होती है, तो समजात अंग हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट था। फिर 37 नंबर, कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, तो वन या तालाब, झील, तालाब, बगीचा, खेत, या फिर इनमें से सभी। कृत्रिम, जो कृत्रिम विधि के द्वारा, जो मतलब कृत्रिम, एक होता है मानव निर्मित, एक होता है कृत्रिम, तो इसमें से क्या हो जाएगा, बगीचा एवं खेत, ये क्या होता है, मतलब मानव के द्वारा मतलब बनाया जाता है, किसके द्वारा, कृत्रिम हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बगीचा एवं खेत क्या हो जाएगा आपका, कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन सी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, कोयला, सूर्य, पानी, या फिर कागज। प्राकृतिक में क्या पूछा है, प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो अगर सूर्य नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा की उत्पत्ति नहीं हो सकती, तो मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, सूर्य, मतलब सूर्य का प्रकाश क्या हो, हमें बहुत ही आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किस प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है, वनों को संरक्षित, वनों को सही सलामत रखने के लिए निम्न में से किस प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, पेड़ों की अंधाधुंधी कटाई, अतिचारण, खनन, या फिर इनमें से सभी। जब वनों की संरक्षण के लिए, वनों की रक्षा के लिए हमें किस प्रकार की प्रक्रियाओं को करना चाहिए, तो क्या इनमें से सभी प्रक्रियाओं को करना चाहिए, क्या हो जाएगा,
इनमें से सभी प्रक्रियाओं को क्या करना चाहिए, हमको करना चाहिए। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा उपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं, जो जैविक प्रक्रम के द्वारा उपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण, अक्रिय या फिर पर्यावरण। जो जैव प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाते हैं तो जैव निम्नीकरण क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकरण। जो अपघटित हो जाए जैव निम्नीकरण, और जो अपघटित ना हो वो अजैव निम्नीकरण हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, उपघटित हो जाता है तो जैव निम्नीकरण हो जाएगा। 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग ने हाफ क्वेश्चन डन कर दिया। हाफ मतलब क्या होता है, आधा क्वेश्चन, मतलब 40 क्वेश्चन को क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। 40 क्वेश्चन आप बताइए हमको कितना आप क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इस एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। जल्दी से प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिए। और हम बता दे रहे हैं इसका PDF नोट्स आप कैसे लेंगे, ठीक है ना। इसका PDF पहले देख लीजिए प्यारे बच्चों, अभी और 40 क्वेश्चन है, ठीक है ना, अभी जाना नहीं है। अभी 40 क्वेश्चन ही कंप्लीट हुआ, अभी 40 क्वेश्चन और है। तो आपको पूरा क्लास देख लेना। मैं बता दे रहा हूँ PDF कैसे मिलेगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा, एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा। व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक में आप जैसे ही ज्वाइन होइएगा व्हाट्सअप ग्रुप में, तो आपको हमारे मतलब व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, मुझे पता चल जाएगा और मैं क्या करूँगा, इसका PDF नोट्स आपके ग्रुप में डाल दूंगा। आपको उसी टाइम PDF नोट्स मिल जाएगा। आप क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका डाउनलोड हो जाएगा और आपके मोबाइल में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। इसका सेव हो जाएगा तो आप कभी भी इसको पढ़ सकते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ये मैं बता रहा हूँ 100% आने की एकदम पूरी संभावना है। 70+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 80 में 80 आएगा, पर 70 क्वेश्चन आ जाएगा। आपको तो 40 ही बनाना है ना, 40 बनाना है तो 70 को जब लौट जाएगा तो 40 को कोई भी बना लीजिएगा, उससे आसान हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों आइए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमीटर में निम्नलिखित में किसे मापा जाता है, अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है, धारा को, आवेश को, विभव को या फिर विद्युत शक्ति को। अमीटर से किसको मापा जाता है प्यारे बच्चों, अमीटर को किससे मापा जाता है, विद्युत धारा को, आवेश को, विद्युत विभव को या फिर विद्युत शक्ति को। तो याद रखिएगा अमीटर को किससे, धारा, अमीटर को धारा से मापा, अमीटर से धारा मापा जाता है। क्या मापा जाता है, धारा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा, धारा। ऑप्शन ए धारा को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है क्या कहलाता है, विद्युत को यांत्रिक में ऊर्जा में बदल देता है तो उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसको क्या कहते हैं, विद्युत मोटर। क्या कहते हैं, विद्युत मोटर कहते हैं। ऑप्शन बी याद रखिएगा ना, ऑप्शन बी याद रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखिएगा, जो विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है क्या कहलाता है, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर कहलाता है। फिर 43 नंबर, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का विद्युत विधि द्वारा जनन होता है, प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है, विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन या फिर बहुजनन। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार की विधि का जनन होता है, प्लाज्मोडियम में पूछा गया है। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार के विधि का जनन होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा बहुखंडन। क्या होता है, बहुखंडन। ऑप्शन बी याद रखिएगा ना, ऑप्शन बी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुखंडन। फिर है 44 नंबर, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तु दिख रही है, दूर की वस्तु नहीं दिख रही है, ठीक है ना। दूर की वस्तु को देखने के लिए हम किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल या फिर बेलनाकार। तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष मतलब दूर करने के लिए। तो निकट दृष्टि दोष किसको होता है, जिसको निकट की वस्तु दिखती है पर दूर की वस्तु नहीं दिखती। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए हम लोग अवतल का प्रयोग करते हैं, किसका, अवतल का, जिससे कि बड़ा बड़ा दिखे और साफ साफ दिखे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है, तना में, जड़ में, पुष्प में, फल में। पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है, जनन अंग जहाँ पे जनन की क्रिया होती है। तो जनन अंग कहाँ पाया जाता है, पुष्प में। कहाँ पे पाया जाता है, पुष्प में। ऑप्शन सी याद रखिएगा ना, ऑप्शन सी याद रखिएगा, पौधे में जनन अंग पुष्प में पाया जाता है। कहाँ पे, पुष्प में। ऑप्शन सी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है, मेंडल ने अपने आनुवंशिकताओं के प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया गया था। कितना आसान ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। नीम के, गुलाब के, मटर के या फिर गुलदाउदी का, किसका मेंडल ने जो आनुवंशिकता का प्रयोग किया था वो किस पौधे का प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा मटर। कितने जोड़े थे, तो 7 जोड़े मटर। क्या जो 7 जोड़े मटर के पौधे थे, कितने, 7 जोड़े मटर के पौधे, जैसे बौना, लंबा ऐसे करके था। अगला प्रश्न है,
परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय या फिर किसी भी दिशा में नहीं। परिस्थितिक तंत्र में किसी ऊर्जा का जो मतलब परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है, किस तरह होता है? तो याद रखिएगा बहुदिशीय। किस तरह? बहुदिशीय में होता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा, बहुदिशीय में। अगला प्रश्न है ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के निचली सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में या फिर इनमें से कोई नहीं। जो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है प्यारे बच्चों? ओजोन परत पूछा गया है तो कहाँ पे पाया जाता है? याद रखिएगा ओजोन परत जो होता है कहाँ पे पाया जाता है पूछा गया है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों ओजोन परत 48 का क्या हो जाएगा? ओजोन परत जो होता है वो कहाँ पे? वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है, ठीक है ना। वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। अगला प्रश्न है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? समतल, उत्तर या फिर अवतल? दाढ़ी बनाने के लिए हमें बड़ा बड़ा देखना पड़ता है कि मतलब कहीं कट ना जाए, तो इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्या? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी याद रखिएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखिए प्रश्न संख्या 50 से। प्रश्न संख्या 50 है प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन आसान है पर वीवीआई है। 1 2 3 4 प्रकाश के परिवर्तन। देखिए प्रकाश का परिवर्तन हो या फिर अपवर्तन हो, 2 गो नियम होता है। कितना? 2 गो नियम होता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का परिवर्तन हो या फिर अपवर्तन, कितना याद रखिएगा? 2 गो नियम। कितना को नियम? 2 गो नियम होता है। प्रकाश का अपवर्तन हो या फिर परिवर्तन, 2 नियम होते हैं। अगला प्रश्न है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 के पावर 8 मिनट पर सेकेंड, 3 इंटू 10 के पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 8 किलोमीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 के पावर पर सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो याद रखें 3 इंटू 8 के पावर 10 के पावर 8 मिनट पर सेकेंड। कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10 के पावर 8 मिनट पर सेकेंड। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल में, अवतल में, उत्तल में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम अभी बताए हैं कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें बड़ा दिखता है। तो मतलब किस दर्पण में बड़ा? अवतल दर्पण में क्या होता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी याद रखिएगा ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण अगर पूछेगा तो अवतल दर्पण में क्या होता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है दंत विशेषज्ञ दर्पण का प्रयोग मरीजों को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। जो डॉक्टर होते हैं दंत के मतलब दांत के डॉक्टर, वो किस दर्पण का उपयोग करके मरीजों के दांतों को बड़ा करके देखते हैं? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और इनमें से सभी। तो हम आपको अभी बताए हैं कि सिर्फ एक अवतल दर्पण ही एक ऐसा है जिसमें सभी वस्तु क्या होती है? बड़ी दिखती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? दांतों की बड़ी करके देखते हैं जिससे कि उनको पता चले कि कीटाणु कहाँ पे किस दांत किधर इन्फेक्शन हुआ है दांत में, इससे पता सब चल सके। तो क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण में आपको पता चल जाता है, बड़ा करके देखा जाता है। तो अगला प्रश्न है किस दर्पण में केवल आभासी एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? आभासी एवं काल्पनिक प्रतिबिंब किस में बनता है? समतल में, उत्तल में, अवतल में या फिर अवतल और उत्तल में? किस दर्पण में आभासी तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? आभासी तथा काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? याद रखिएगा समतल और उत्तल में, दोनों में बनता है आभासी और काल्पनिक। और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समतल और उत्तल दर्पण में क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है मोटर चालक के सामने दर्पण मतलब साइड मिरर में लगा रहता है, साइड मिरर के रूप में क्या प्रयोग होता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। साइड मिरर के रूप में क्या प्रयोग होता है प्यारे बच्चों? उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण, जिससे वस्तु क्या दिखे? छोटी दिखे और अपने समान आकार पे दिखे, मतलब जितना दूर हो उतना दूर पे दिखे, मतलब अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है 56 नंबर गोलीय दर्पण के परिवर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण का जो परिवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा होती है वो क्या कहलाती है? मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष या फिर गोलीय दर्पण के द्वारा। जो गोलीय दर्पण का परिवर्तन पृष्ठ होता है वृत्ताकार सीमा रेखा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? तो वो कहलाती है गोलीय दर्पण का द्वारा। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का
द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, मतलब द्वार, मतलब जो भी होता है द्वारक कहलाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का क्या उदाहरण हो सकता है प्यारे बच्चों? तो ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, पराबैंगनी किरण। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या हो सकता है? प्रकाश जो तरंग होता है उसका उदाहरण पूछा गया है, तो उदाहरण क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? विद्युत चुंबकीय तरंग का। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? एक प्रकाश तरंग होता है। ऑप्शन बी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध r बराबर f/2, एफ बराबर r/2 या फिर एफ बराबर 2r। तो क्या होता है एफ बराबर r/2? एफ बराबर r/2 ऑप्शन सी दिख रहा है ना आपको? एफ बराबर r/2 क्या होता है? गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध होता है। एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होती है उसकी प्रकृति पूछा गया है। तो क्या होती है प्यारे बच्चों? वास्तविक होती है, वास्तविक एवं सीधा होती है, वास्तविक एवं उल्टा, आभासी तथा बराबर होती है। क्या होती है समतल दर्पण में प्रकृति क्या होती है? तो याद रखिएगा आभासी तथा बराबर, आभासी तथा बराबर। ऑप्शन डी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आभासी तथा बराबर होता है, मतलब आभासी होता है और क्या होता है? बराबर होता है। अगला प्रश्न है सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार होता है? सोलर कुकर पूछा है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल तथा अवतल दर्पण। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है प्यारे बच्चों? तो सोलर कुकर में याद रखिएगा हमेशा अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का क्या होता है? प्रयोग होता है। व्यवहार में किस दर्पण का व्यवहार होता है? मतलब अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में। अगला प्रश्न है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। जो सर्च लाइट मतलब जो टॉर्च बारते हैं उसका परावर्तक सतह कैसा होता है? उत्तल, अवतल, समतल या फिर परवलयिक। तो देखिए परावर्तक सतह क्या होता है? लाइट से क्या हम लोग ज़्यादा दूर की वस्तुओं को देखते हैं, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? अवतल, मतलब बड़ा करके देखते हैं, या फिर मतलब दूर की वस्तु को देखते हैं तो अवतल दर्पण क्या हो जाएगा? अवतल। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल होता है। अगला प्रश्न है यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी? यदि किसी बीम की प्रतिबिंब आवर्धन है तो उस आवर्धन ऋणात्मक हो तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक सीधा, आभासीय और सीधा, आभासीय और उल्टा। तो प्रकृति क्या हो जाएगी? तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन ए याद रखिएगा ना, ऑप्शन ए क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 है किसी दर्पण के सामने चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवत है किसमें? संभवत है किस दर्पण के सामने आप कितना भी दूरी पर खड़े हैं उसका प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा। केवल समतल में, केवल अवतल में, उत्तल में या फिर उत्तल एवं अवतल दोनों में। किस में हो जाएगा? किस दर्पण में आपका मतलब प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा ही बनता है। तो याद रखिएगा किस में? समतल और उत्तल में। समतल और उत्तल ऐसा दर्पण होता है जिसमें क्या हो जाएगा? एकदम सीधा का सीधा आपका प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर किसी अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बिंब से बड़ा पाया जाता है। किस स्थिति का कहाँ होना चाहिए? वो किस वस्तु का होता है और कहाँ पे होना चाहिए? मुख्य फोकस और वक्रता के केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के परे, दर्पण तथा ध्रुव मुख्य फोकस के बीच। जब अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बने तथा बिंब में बड़ा पाया जाए, बिंब बड़ा, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? कहाँ पे होनी चाहिए प्यारे बच्चों? तो कहाँ पे होनी चाहिए? 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए क्या हो जाएगा? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस दूरी के बीच होनी चाहिए। कहाँ पे होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस दूरी के बीच होगी, तब क्या हो जाएगी? वस्तु आभासी बनेगी, सीधा बनेगी और तथा बड़ा बनेगी, ठीक है ना? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है 65 नंबर प्रश्न संख्या 65 यदि किसी बीम की प्रतिबिंब आवर्धन धनात्मक हो तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति पूछा गया वास्तविक उल्टा, वास्तविक सीधा, काल्पनिक एवं उल्टा, काल्पनिक और सीधा। तो उस बिंब की प्रकृति पूछा गया है।
तो बिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी, काल्पनिक और सीधा। क्या हो जाएगी, काल्पनिक और सीधा। ऑप्शन डी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा काल्पनिक एवं सीधा। काल्पनिक एवं सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का आवर्धन आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, सभी दर्पण से। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो कैसे बनता है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब, तो याद रखिएगा सिर्फ अवतल दर्पण से क्या बनता है, आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब, माने आधा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा उत्तर दर्पण की फोकस दूरी, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, 32 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी पूछा गया था, ये बराबर क्या होता है, r/2। तो 32 दिया मतलब 16, देखिए तो 16 प्लस में किधर है, सी नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, परिवर्तन कोण बराबर आपतन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो परिवर्तन के नियम से हमको क्या सिद्ध होता है, आपतन कोण जितना होगा उतना ही परिवर्तन कोण भी होगा। मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपतन कोण बराबर क्या होता है, परिवर्तन कोण होता है। अगला प्रश्न है, 69 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, काल्पनिक, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा, समतल दर्पण के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है, संयुग्मी फोकस, फोकस केवल संभव है संयुग्मी किसमें, उत्तल दर्पणों में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, साधारण कांच में। जो संयुग्मी फोकस का जो केवल संभव, संयुग्मी फोकस के केवल संभव है, किसमें केवल संभव हो सकते हैं, तो केवल अवतल में। क्या होते हैं, केवल अवतल में ही पाए जाते हैं। क्या होता है, अवतल में से पाए जाते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है या फिर कैसे बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र पर। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, कहाँ पे बनता है प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ध्रुव और फोकस के बीच। कहाँ पे, ध्रुव और फोकस के बीच क्या है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ध्रुव और फोकस के बीच ही बनता है। अगला प्रश्न है, किस दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है, मध्य बिंदु कहलाता है, किसी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, फोकस, ध्रुव, वक्रता केंद्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है, किसी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, किसी दर्पण का मध्य बिंदु याद रखिएगा ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुव। ऑप्शन बी याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होती है, आर बराबर क्या होती है, आर बराबर 2f, आर बराबर हो, आर बराबर अनंत, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसी किसी दर्पण में मध्य नहीं, समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्या होती है, आर बराबर क्या होती है, तो आर बराबर क्या होती है, अनंत होता है। क्या होता है, आर बराबर, समतल दर्पण का पूछा गया तो अनंत हो जाएगा। अगर अवतल या उत्तर का पूछता तो क्या हो जाएगा, आर बराबर 2f होता है। ये पर समतल का पूछा गया तो क्या हो जाएगा, आर बराबर अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आर बराबर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं, हजामत बनाने के लिए कौन से के लिए व्यवहार किया जाता है, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, इनमें से सभी का। हजामत मतलब दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का क्यों, क्योंकि उसमें बड़ा बड़ा दिखता है जिससे आसानी से दाढ़ी बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखिएगा आपका 100% सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है, समतल दर्पण का जो रेखीय आवर्धन होता है वो क्या कैसा होता है, मतलब कैसा होता है। ऑप्शन ए है एम, एम एक से बड़ा एम, या फिर एम से छोटा, एक से छोटा एम, एम बराबर 1, या फिर एम बराबर 0। जो समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है वो क्या होता है, एम बराबर 1 होता है, एम बराबर 1 होता है। याद रखिएगा एम बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 76 है। 76 कितना ना, प्रश्न संख्या 76 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि प्रश्न संख्या 76 कह रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? फोकस, ध्रुव, आवर्धन, वक्रता, त्रिज्या। तो याद रखिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई एच बाई एच डैश को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। एम बराबर क्या होता है? एच बाई एच डैश क्या होता है? आवर्धन। ऑप्शन सी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गाड़ियों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग हो जाता है? अग्रदीपों में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर अवतल और उत्तल दर्पण दोनों। तो गाड़ियों के अग्रदीपों में किसका उपयोग किया जाता है? अग्रदीप में किसका उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा किसका? ऑप्शन किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दर्पण के प्रयोगों दर्पण के प्रयोगों में सभी दूरियां मापी जाती है। दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के मुख्य फोकस से, दर्पण के वक्रता केंद्र से, दर्पण के ध्रुव या वक्रता केंद्र से। दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियों की मापी जाती है। सभी दूरियों कैसे मापी जाती है? तो दर्पण के ध्रुव से। दर्पण के जो ध्रुव होता है वहां से सभी दूरियां क्या किया जाता है? मापा जाता है। कहाँ से? दर्पण के ध्रुव से। ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 है, गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। मतलब एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्या होता है? बहुत दूर तक फैला होता है। अवतल कहलाता है, उत्तल, समतल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? जिसका दृश्य बहुत विस्तृत होता है। विस्तृत मतलब शायद छोटा होता है, ठीक है ना? बहुत विस्तृत, बहुत छोटा होता है, तो क्या कहलाता है वो? उत्तल कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल। ऑप्शन बी याद रखिएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण। प्रश्न संख्या 80 है, लास्ट नंबर ये प्रश्न संख्या 80 है। किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है। किसी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? फोकस दूरी, ध्रुव, वक्रता केंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। किसी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? उसके वक्रता के ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? ध्रुव क्या कहलाता है? उसके मध्य, किसी दर्पण का मध्य बिंदु क्या होता है? ध्रुव कहलाता है। प्यारे बच्चों ये 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ठीक है ना? 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। आप इसको अच्छा से पढ़िएगा, ठीक है ना? ये जो भी 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि आप 80 में से कुल कितने प्रश्न सही किए या फिर कुल कितने प्रश्नों को आप जानते थे। पहले से आप कितने प्रश्नों को जानते थे या फिर कितने प्रश्नों को सही किए हैं, आप हमको ये कमेंट में बताइएगा। और हम आपको बता दिए ना पीडीएफ कैसे लेना है। तो नंबर पे, या फिर देखिए नंबर ये है 85 398 398 71 728। इस नंबर पे आपको क्या कर देना है? एक कॉल करके बोल देना है कि सर हमको पीडीएफ नोट्स चाहिए, इस चैप्टर का पीडीएफ नोट्स चाहिए या फिर टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज, जिसका भी पीडीएफ नोट्स चाहिए, सिर्फ आप नाम बता दीजिएगा, ठीक है? नाम बता दीजिएगा, हम आपको उसका पीडीएफ नोट्स भेज देंगे बिल्कुल फ्री में। एक भी पैसा नहीं लगेगा, ठीक है ना? फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना? फ्री में एकदम मिलेगा। पीडीएफ नोट्स आपको पूरे फ्री में दिया जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना, पैसा का बात नहीं है, ठीक है? यहाँ पे हर एक चीज़ फ्री में आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन हम लोग तैयारी करते हैं कि आप लोग कैसे भी करके अच्छा से रिजल्ट लाए, 450 प्लस लाए, ठीक है ना? 400, देखिए 50 प्लस के लिए हम टारगेट लगा चुके हैं, ठीक है? ये जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर दे रहे हैं, आप अगर याद करते चलिएगा तो आपको 450 प्लस फिक्स है, नहीं तो नहीं याद कर, नहीं तो नहीं आ पाएगा। आप जो भी ये क्वेश्चन दे रहे हैं इसमें से आप मिला भी सकते हैं। 2026 में जब एग्जाम होगा ना, आप मिला लीजिएगा। इसमें से 70 75 क्वेश्चन जो होगा, 70 72 75 ऐसे 73 74 ऐसे क्वेश्चन क्या इसी से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना? 2 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन देखिए, 5 10 क्वेश्चन आपका छूट सकता है। 5 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं मिलेंगे, पर 70 क्वेश्चन ऐसे हैं, जो 70 71 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके मतलब बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को मिलेंगे। तो आप इतना याद रखिएगा, 70 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना? 70 से 75 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। बस आपको 40 को बनाना है। कितना बनाना है? 40 को। जो आपको आसान लगता है उसमें से 40 को आप OMR कीजिए, ठीक है ना? ऐसे OMR रहता है, उसको OMR को ऐसे भर देना है, ठीक है ना? गोल कर देना है। तो OMR को गोल करके आप 40 को सही मार्क आइएगा और अपने माता पिता जी का नाम रोशन कीजिएगा, अच्छा से पढ़िएगा और 450 प्लस लाइए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।